हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम 11th की केमिस्ट्री में टॉपिक लेंगे तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, तो तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता क्या कहते हैं हम इसको, कि जब हम विभिन्न प्रकार के तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनके, तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, यानी वो पुनः समान विन्यास वाले तत्व हमको प्राप्त होते हैं। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण जो उनके विभिन्न प्रकार के गुण हैं, जैसे कि परमाणु त्रिज्या है या आयनिक त्रिज्या है या उनका आयनन विभव है या उनकी जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है या आयनन ऊर्जा है, तो इस तरह के जो गुण हैं, क्वथनांक है, इस तरह के जो गुण हैं, तो ये क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इस तरह के गुणों में भी समानता होती है। गुणों में समानता होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का पुनरावृत्ति होती है उसी तरह तत्वों में इन गुणों की भी पुनरावृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के साथ साथ इन तत्वों के गुणों में भी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुणों में लगभग समानता पाई जाती है। और जब क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है तो उनके गुणों में क्रमशः एक एक करके परिवर्तन होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया गया तो उसका गुण दूसरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया गया, फिर उसने क्या किया, आपने जो है इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बढ़ाया है और उसके जो है प्रॉपर्टीज है उसकी वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के जो आवर्ती गुण हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन होने पर, जो गुणधर्मों परिवर्तन होने पर इनकी जो आवर्तिता है उसको ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो एक लाइन में अगर इसको हम कहें तो एक लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक में क्रमशः वृद्धि होने के कारण तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो इस क्रमिक परिवर्तन को ही हम गुणधर्मों में आवर्तिता कहते हैं। तो आवर्तिता के कारण एक निश्चित समयांतराल के पश्चात फिर से समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, यानी समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जिन गुणों में पुनरावृत्ति होती है वो गुण कौन कौन से हैं, तो और उन गुणों में जो पुनरावृत्ति होती है तो वो पुनरावृत्ति का क्या चक्कर है, इस चीज़ को अब हम समझना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लेंगे परमाणु त्रिज्या, कि परमाणु त्रिज्या का हम ट्रेंड समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में परमाणु त्रिज्या में कैसे क्रमिक परिवर्तन होता है और किन किन तत्वों में परमाणु त्रिज्या समान होती है, किसमें असमान होती है, क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि परमाणु त्रिज्या है क्या, इसको जान लिया जाए। परमाणु त्रिज्या जब हमको समझ में आ जाए तो फिर हम बात करेंगे कि परमाणु त्रिज्या में ट्रेंड्स कैसे रहते हैं, यानी इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है इस थ्योरी से। हमने मान लिया ये नाभिक है और इसके अराउंड जो कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब क्वांटम थ्योरी में हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। तो जब वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं तो उनका पथ अगर वृत्ताकार नहीं तो उनकी जो परमाणु त्रिज्या होगी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी भी स्थायी नहीं होगी, वो कहीं पे बढ़ेगी कहीं पे घटेगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का पथ इस टाइप का हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा है, ये त्रिज्या कहीं ज़्यादा होगी, कहीं पे कम है, तो इस तरह त्रिज्या घटती बढ़ती रहेगी। तो फिर हम इसकी फिक्स वैल्यू कहाँ बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये हम कहते तो हैं कि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो इस दूरी को अगर हम एवरेज अगर निकाल पाए तब तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो एवरेज शायद किसी एक परमाणु का निकाल पाना संभव नहीं है। हाँ, जैसे कोई यौगिक है या कोई क्रिस्टल है तो उसका एक्स किरण विवर्तन देखा जाता है प्रयोग करके, फिर वहाँ से उसकी जो है लंबाइयाँ दूरियाँ निकाली जा सकती हैं। तो उनके आधार पे हम क्या करते हैं, जो दूरियाँ हैं
दो अलग अलग तत्वों की या दो अलग अलग परमाणुओं के बीच की, उनको हम नाप करके फिर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं परमाणु त्रिज्याओं का। तो इस आधार पर जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो कुल हमको 3 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी वान डेर वाल्स त्रिज्या और तीसरी धात्विक त्रिज्या। ठीक है, 3 प्रकार की हमको त्रिज्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये इन तीनों प्रकार की त्रिज्याएं ये हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या के रूप है या परमाणु त्रिज्या के प्रकार है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा टारगेट ये है कि पहले हम जान ले सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है, धात्विक त्रिज्या क्या है। ये त्रिज्याएं क्या है, जब हमको ये त्रिज्याएं पता चल जाए तो फिर हम देखेंगे कि इनमें ट्रेंड्स कैसा होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ट्रेंड कैसे होता है। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? देखिए, अच्छा ये त्रिज्याओं की हमको क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हम परमाणु त्रिज्या किसी की जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते एग्जैक्टली, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर तो उसके लिए काम हमको यही करना होता है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या हैं तो हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि सहसंयोजी आबंध के द्वारा बंधे हुए किन्हीं दो समान परमाणु के बीच की दूरी के आधे को उसकी हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर देखना है, सामने लिखा हुआ है, माना हमने 2 क्लोरीन परमाणु है एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा बंधे हुए हैं, एक ये परमाणु ये दूसरा परमाणु। ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इनके बीच बंध बनता है। तो उस बंध क्या होता है, वो बंध दोनों परमाणुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही तो आबंध लंबाई कही जाती है। तो इस आबंध लंबाई यानी इस बीच की दूरी को अगर हम आधा कर दें तो फिर जितनी बचेगी दूरी, उस दूरी को हम कहेंगे एक तत्व की यानी क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। होता क्या है, 2 क्लोरीन परमाणुओं की एक्स किरण विवर्तन प्रयोग से ये चीजें ज्ञात की जाती हैं। 2 परमाणुओं के बीच की दूरी ये निकाली गई तो 1.98 एंगस्ट्रॉम निकली। तो अब इसकी क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी हो गई, इस दूरी का अगर हम आधा कर दें तो इसकी परमाणु त्रिज्या कहने का मतलब जो परमाणु त्रिज्या या इसको हम कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या कितनी 0.99 एंगस्ट्रॉम निकल जाती है। तो ये क्या है, करते हम क्या है कि एक ही मतलब समान तत्व है, 2 समान तत्व जब परस्पर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके बीच जो सहसंयोजक आबंध की लंबाई है उसके आधे को हम क्या कहते हैं, उसकी सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो ये होगी। तो इस तरह से हम क्लोरीन की जो क्या निकालेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या निकालेंगे। तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी क्लोरीन की वही क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। तो ये है 0.9 एंगस्ट्रॉम। ये तो परमाणु त्रिज्या समझ में आई। दूसरी है वान डेर वाल्स त्रिज्या। ये क्या होती है? देखिए, वास्तव में वान डेर वाल्स त्रिज्या वान डेर वाल्स बलों पर आधारित थी। वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं? वान डेर वाल्स बल जो होते हैं तो ये किन्हीं 2 अलग अलग अणुओं या 2 अलग अलग परमाणुओं के मध्य लगते हैं। ये वान डेर वाल्स बल ये सहसंयोजक बलों से दुर्बल होते हैं। तो होता क्या है सपोज करते हैं आयोडीन के 2 हमको मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ये आयोडीन का एक अणु है यानी I2, ये दूसरा I2 अणु है। तो इन अणुओं के बीच में क्या होता है, ये अणु इनके परमाणुओं को और ये अणु इस अणु को और इसका परमाणु इसके परमाणु को, ये सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन्हीं आकर्षण बलों को हम वान डेर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, तो वान डेर वाल्स बलों में क्या किया जाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वान डेर वाल्स त्रिज्या में क्या हम कहते हैं, किन्हीं 2 निकटवर्ती समान प्रकार के समान परमाणुओं से मिले हुए, समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए किन्हीं 2 अणुओं के निकटतम परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी के आधे को उसकी हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। समान परमाणु से बने हुए किन्हीं 2 अणुओं के बीच किन्हीं 2 निकटवर्ती अणुओं के बीच की निकटतम दूरी के आधे को हम उसकी क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स त्रिज्या। सपोज करते हैं आयोडीन अणु जो है, एक आयोडीन अणु है तो इसमें 2 परमाणुओं के बीच की दूरी 2.66 एंगस्ट्रॉम है। कहने का मतलब है इसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या वो कितनी है, वो है 1.33 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगी 1.33 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 2.66 एंगस्ट्रॉम है, तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो निकल गई 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो फिर इसकी वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होगी? अब वान डेर वाल्स त्रिज्या निकालने के लिए ये पहला अणु है दूसरा अणु है, तो दोनों अणुओं में जो 2 निकटवर्ती परमाणु, इन निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की जो दूरी है उसके आधे को, तब जब एक्स किरण विवर्तन से देखा गया तो इन 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी है 4.30 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 4.30 एंगस्ट्रॉम।
तो इसके बीच की दूरी आधे कितनी हो जाएगी, 4.32 को 2 से भाग करेंगे तो निकल के आएगी 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो ये 2.5 एंगस्ट्रॉम क्या निकल के, ये इसकी निकल आई वान डर वाल्स त्रिज्या। क्या निकल के आई है, वान डर वाल्स त्रिज्या। तो अब यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो वान डर वाल्स त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी है। कहने का मतलब है परमाणु त्रिज्या से उसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या से फिर वान डर वाल्स त्रिज्या बड़ी होती है। तो ये है वान डर वाल्स त्रिज्या का कॉन्सेप्ट। तो वान डर वाल्स त्रिज्या का कॉन्सेप्ट हमको क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि वास्तव में जो अक्रिय गैसें हैं तो उनके बीच में कोई आकर्षण बल लगते ही नहीं है, या कह लीजिए उनके बीच कोई आबंधन होता ही नहीं है। तो जब आबंधन नहीं होता है तो उनकी परमाणु त्रिज्या तो निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनके बीच में हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वान डर वाल्स बलों का, कि जो अक्रिय गैसें होते हैं उनके बीच वान डर वाल्स बल लगते हैं। तो किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी के आधे को हम क्या बोल देते हैं, वान डर वाल्स उसकी त्रिज्या। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं तो उनकी हमेशा हम वान डर वाल्स त्रिज्या निकाल पाते हैं और सहसंयोजक त्रिज्या उसकी हम नहीं निकाल पाते हैं। और वान डर वाल्स त्रिज्या को ही उस अक्रिय गैस की हम क्या बोल देते हैं, परमाणु त्रिज्या कह देते हैं। ठीक है, तो ये है वान डर वाल्स त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या होती है, धात्विक त्रिज्या यानी धातुओं की त्रिज्या। तो धातुएं जो होती हैं तो वो एक निश्चित, उनका एक क्रिस्टल जालक होता है, यानी इनकी एक निश्चित संरचना होती है। तो जो धातुओं की निश्चित संरचना होती है तो उसको बोलते हैं, निश्चित संरचना को उसका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में क्या होता है, तो ये परमाणु आपस में एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जुड़े हुए व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जब जुड़े हुए एक दूसरे से निश्चित दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं तो होता क्या है, इनके बीच की जो दूरियां भी हैं वो भी निश्चित होती हैं। तो किसी परमाणु के क्रिस्टल जालक में किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं, निकटवर्ती यानी जो एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, दो स्पर्श करने वाले निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को उसकी हम क्या बोलते हैं, उस धातु की या उस तत्व की धात्विक त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, तो धात्विक त्रिज्या ये हो गई। तो 3 प्रकार की त्रिज्या हैं परमाणु त्रिज्या, 3 प्रकार की परमाणु त्रिज्या होती है, सहसंयोजक, वान डर वाल्स और धात्विक त्रिज्या। तो अब ये 3 प्रकार की त्रिज्याएं क्या होती है तो हमको पता चल गया। तो इन परमाणु त्रिज्याओं का आवर्त सारणी में क्या ट्रेंड होता है। आवर्त सारणी कहना तो एक पीरियोडिक टेबल होती है, वो आपने पढ़ा है। इधर छोटी सी हम बता देते हैं, इस टाइप का कुछ शेप होता है। ठीक है, तो इधर 2 वर्ग होते हैं, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो इसमें जो ये 36 पंक्तियां होती हैं इनको हम आवर्त कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग और आवर्त में परमाणु त्रिज्याओं पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को आपको समझना है। तो वर्ग और आवर्त में क्या होता है, जब हम किसी रफ कर लेते हैं इसको, 1 मिनट फिर बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल का एक शेप हम आप बना रहे हैं। चलिए ये आप समझ लीजिए, पीरियोडिक टेबल तो आपके पास है ही, बुक में भी है, आपके पास भी है। तो उस पीरियोडिक टेबल का ये शेप है, ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ये कुछ खड़ी लाइनें ऐसे होती हैं इस तरह से, और इस तरह से बाकी बड़ी लाइनें होती हैं। तो इधर जो 36 लाइनें हैं तो इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग और आवर्त में परमाणु त्रिज्या पे क्या फर्क पड़ता है, उस चीज को आपको समझना है। किसी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो होता क्या है, परमाणु त्रिज्याओं में क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, तत्वों में क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परमाणु त्रिज्याओं में कमी होती है। यानी किसी एक आवर्त की बात अब अगर हम करें, हम कह लें तीसरा आवर्त है, तो तीसरे आवर्त में जो एलिमेंट स्थित होते हैं तो उन एलिमेंट में जो सबसे पहला, यानी जो पहले वर्ग में है उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी, फिर दूसरे की उससे कम, तीसरे में जो स्थित है उसकी और कम और कम और कम, यानी 17वें तक ये क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। यानी आवर्त में हम जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी हमको नजर देखने को आती है। ठीक है, और
जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं में कंटिन्यूसली क्या होता है, परमाणु त्रिज्याओं में कंटिन्यूसली वृद्धि होती है। यानी ऊपर से जब हम नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं। क्या होती हैं, क्रमशः बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्याएं ऊपर से नीचे पे बढ़ती जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमको एक कारण बताना होता है कि परमाणु त्रिज्याएं कम क्यों होती हैं, बढ़ती क्यों हैं। वास्तव में जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो जो आवर्त होता है वो सिर्फ एक ही कक्षा के एक कक्षा समान कक्षा वाले तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। अब चूंकि एक आवर्त में समान कक्षाएं होती हैं तो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं तो एक ही कक्षा में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाने के कारण क्या होता है कि परमाणु के नाभिक पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम बोलते हैं Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव, तो इसका मान बढ़ जाता है, जिसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे नाभिक उतना ही उनको ज़्यादा आकर्षित करता है, तो जिसके कारण उनका जो आकार होता है वो संकुचित होता चला जाता है। तो उसके कारण उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, कम होती चली जाती हैं। यानी जब हम आवर्त सारणी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सेम क्वांटम संख्या में, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें, यानी किसी एक ही निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान नाभिक पर बढ़ता जाता है, जिसके कारण नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की आकर्षण और बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती चली जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रमशः कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, क्रमशः कक्षाएं बढ़ती जाती है। ऊपर के एलिमेंट में एक कक्षा है, दूसरे में 2 कक्षाएं, तीसरे में 3 कक्षाएं और फिर चौथे एलिमेंट में 4 कक्षाएं। तो जब कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं तो फिर उनका साइज अपने आप बढ़ता चला जाता है। सपोज करते हैं किसी, अगर ये एक कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो इस नाभिक पे लोड बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण ये इनको अधिक तेजी से आकर्षित करने लगता है, तो कम होती चली जाती हैं आवर्त में। लेकिन जब हम वर्ग में आते हैं तो कक्षाएं ही बढ़ती चली जाती हैं। तो ये नाभिक बल तो लगाता है, लेकिन जब कक्षाएं बढ़ जाती हैं तो इसके आकर्षण बल का प्रभाव वहाँ पे नगण्य हो जाता है अगली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर। तो जिसके कारण क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है किसी भी जो है वर्ग, किसी भी आवर्त के बारे में, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आवर पीरियोडिक टेबल तो क्या होता है, वी सी ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो क्या होता है, हम परमाणु त्रिज्याओं में एक नियमित कमी देखते हैं। और जब व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आवर पीरियोडिक टेबल तो क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं में एक नियमित वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कहीं कहीं पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो अपवाद देखने को मिलते हैं कि ऊपर से नीचे जाके बढ़ना तो है, लेकिन किन्हीं 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच में परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ रही, इक्वल है या ऊपर वाले एलिमेंट की कम है, ऊपर वाले एलिमेंट की ज़्यादा है, नीचे वाले एलिमेंट की है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे जब उन किसी खास वर्ग का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था पीरियोडिक टेंडेंस एटॉमिक रेडियाई, तो परमाणु त्रिज्याओं में जो आवर्ती परिवर्तन है तो वो कंप्लीट हुआ। इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, कायदे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु आवर्ती गुण से संबंधित दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो तैयार करें इसको। धन्यवाद।